हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा एक नया वीडियो जो हम लोग अपना सीक्वेंस टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज एमसीक्यू ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स दैट इज अवेलेबल ऑन द एनसीईआरटी। एक्चुअली मैंने क्या कर रखा है इस जगह पे कि मैं चैप्टर वाइज नहीं एमसीक्यू डाल रहा हूँ, मैं टॉपिक वाइज डाल रहा हूँ। और फिर मैं आपसे यही कहूंगा जो लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि हम आपको टॉपिक का नाम थंबनेल पे ही बता देते हैं, तो कोशिश करिए वीडियो को देखने से पहले एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए। और नहीं पढ़ पा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा नहीं भी पढ़ा होगा तो भी चीजें आपको समझ में आ जाएं, ये हमारी कोशिश होगी। लेकिन अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा ही है आपके लिए। मैं टॉपिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, थोड़े क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा उन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको ज्यादा चीजें समझा सकूं, एटलीस्ट टॉपिक को समराइज कर सकूं। यस, आज का हमारा टॉपिक है न्यूरॉन्स। जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है आपके पास फिजियोलॉजी का, उसमें जो पहला है नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन जो आप कह लें उसे, वो उसी की बात हम करेंगे। यस, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग अब। और हमारा जो पहला यस क्वेश्चन है, द यूनिपोलर न्यूरॉन्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ऑल द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट। तो पहले आप जान लें कि जो हमारे यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो होते कैसे हैं, क्योंकि जब पहली बार हमारे न्यूरॉन्स बने थे तो वो तो नॉन पोलर थे, दैट इज प्रेजेंट इन द हाइड्रा सिलेंट्रेटा की बात करें। यूनिपोलर न्यूरॉन्स उन्हें कहते हैं जहां साइटोन होता है और एक प्रोसेस होता है, सिर्फ एक प्रोसेस। और जब प्रोसेस आप कह दोगे तो डायरेक्शन भी तय होनी चाहिए, एंड दैट प्रोसेस इज ऑलवेज इफरेंट। वो जो प्रोसेस होगा वो हमेशा इफरेंट होगा। दिस, तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। अब बात आई कि भाई पाए कहाँ जाते हैं। आंसर तो आपका आ गया फिलहाल, क्योंकि जो इफरेंट है यही नेचर हमारे एक्सॉन्स का होता है। ये वाला पार्ट आपका साइटोन का पार्ट हो गया। तो आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि भाई यूनिपोलर न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, क्या नहीं है, तो इस जगह आप कह सकते हो भाई डेंड्राइट्स नहीं है, क्योंकि जो डेंड्राइट्स होते हैं वो हमेशा एफरेंट नेचर के होते हैं। वो इम्पल्सेस को हमेशा साइटोन की तरफ लेकर आते हैं, और एक्सॉन जो होते हैं वो हमेशा इफरेंट होते हैं। तो आंसर इज यस, डेंड्राइट्स आर एब्सेंट। लेकिन बात एक और जान लें कि यूनिपोलर न्यूरॉन पाए कहाँ जाते हैं। तो यूनिपोलर न्यूरॉन बेसिकली एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये इन वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। इन वर्टिब्रेट्स हमारे में नहीं है, लेकिन अगर आप वर्टिब्रेट भी ढूंढना चाहोगे तो ये वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, ये भी सवाल लोग पूछते हैं कि भाई यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो हम आंसर उस जगह पे कर पाते हैं कि भाई यस, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। खैर हमारा सवाल ये था नहीं, लेकिन उससे पहले भी हम आपको बता दें जो वर्टिब्रेट्स में हमारे पास हैं, जैसे हम लोग अपनी बात कर लें, हमारे यहाँ वर्टिब्रेट्स में सामान्यतः जो न्यूरॉन्स हैं वो मल्टीपोलर हैं, दैट इज मल्टीपोलर। यस, वैसे एक और सवाल बड़ा पॉपुलर है कि क्या बाइपोलर न्यूरॉन का भी जिक्र हम कहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन जो होते हैं उनमें साइटोन होता है, दो प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस हमेशा एफरेंट होती है, दूसरी प्रोसेस इफरेंट होती है। आपके क्वेश्चंस को अगर हम देखें, मतलब एनसीईआरटी को, तो वहां पर अक्सर लिखा रहता है इट इज फाउंड इन रेटिना, लेकिन भैया सिर्फ रेटिना में नहीं पाई जाती, ये तो आपकी ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम में भी पाई जाती है। ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम, इवन अगर आप कॉक्लिया पढ़ते हो, कान पढ़ते हो, ईयर कह लीजिए, तो वहां भी पाई जाती है। खैर हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है कि कौन सा पार्ट आपके यूनिपोलर न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है, तो आंसर आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नॉन माइनेटेड नर्व फाइबर। एक्चुअली जो हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर, तो इन नर्व फाइबर को समझ लें। नर्व फाइबर यानी जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। सर इसके अलावा एक दूसरा और पार्ट होता है, दैट इज न्यूरोग्लाया। अब न्यूरोग्लाया भी देखेंगे आप तो अलग अलग जगह पर अलग अलग है, हम सीएनएस और पीएनएस को अलग अलग बांट दें।
जैसे सीएनएस में देखिए न्यूरोग्लाया और पीएनएस में तो अलग अलग न्यूरोग्लाया हैं। अब आपको लग रहा होगा टॉपिक से अलग बात रहे हैं, लेकिन मैं तो टॉपिक समझा रहा हूँ ना, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। सीएनएस में हमारे पास 3 तरह के न्यूरोग्लाया पाए जाते हैं सर। एक का नाम कहलाता है एस्ट्रोसाइट, स्टार शेप की होती हैं इसलिए एस्ट्रोसाइट्स कहलाती हैं। दूसरी कहलाती हैं ओलिगोडेंड्राइट्स, ओलिगोडेंड्राइट्स। और तीसरी कहलाती हैं माइक्रोग्लाया। ये तीनों के तीनों न्यूरोग्लाया ही हैं। पीएनएस की बात करें तो पीएनएस में हमारे पास 2 प्रकार के न्यूरोग्लाया हैं। एक का नाम कहलाता है हमारे यहाँ दैट इज श्वान सेल, बड़ा पॉपुलर नाम है। श्वान वर्ड हम ध्यान तो रखते हैं, श्वान सेल, लेकिन ये कई बार हम भूल जाते हैं कि श्वान सेल सिर्फ पीएनएस में पाई जाती है। और अगला नाम है दैट इज सैटेलाइट सेल, सैटेलाइट सेल्स। क्या तो अब बात आ रही थी माइलिन शीथ को लेकर। तो जो माइलिन शीथ बनाने की बात है, तो माइलिन शीथ अगर आप सीएनएस में हैं दैट इज फॉर्म बाय द ओलिगोडेंड्राइट्स, अगर आप पीएनएस में हैं दैट इज फॉर्म बाय द श्वान सेल दिस। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखिएगा, जो माइलिन शीथ का हम जिक्र करते हैं कहीं पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर, एंड ये कहां पर हैं, किस जगह पढ़ रहे हैं, उसे जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज बड़ी दिक्कत होती है, हम समझ नहीं पाते और अक्सर लोग खाली श्वान सेल आंसर करते हैं। अब जाहिर बात है जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती होगी उसे हम नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। अब इस जगह पर एक पॉइंट मैं आपको बड़ा अलग सा बताना चाहता हूँ। जैसे कॉमनली देखा जाए, जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं ये कोई कंपलसरी नियम नहीं है, हम कॉमनली बात कहने जा रहे हैं। इस बात को देखें, जो हमारे माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये कहां पाए जाते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द स्पाइनल नर्व एज वेल एज क्रेनियल नर्व। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाए जाते हैं, यस दिस। और दूसरी बात आई नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, भाई ये कहां पाए जाते हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कॉमनली स्टेटमेंट बोल रहा हूं, इज नॉट द एग्जैक्ट करेक्ट कि हर जगह जहां आप स्पाइनल नर्व देखें तो हर जगह सिर्फ माइलिनेटेड होंगे। दे आर कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यस, प्लस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। अब ये जानते हैं कहां से हमने लाइन चुराई है, ये एनसीईआरटी से लाइन चुराई है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके क्वेश्चन करने का तरीका मैंने बताया, क्योंकि भाई जब एनसीईआरटी की लाइन से आएगा तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। पूछा गया नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ है, तो हमने कहा स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में नहीं है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ऑप्टिक नर्व या क्रेनियल नर्व, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ऑप्टिक नर्व इटसेल्फ क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व भी नहीं हो सकता है, तो आंसर तो आ गया ना, ऑटोनॉमिक नर्व। लेकिन अब जरा इसका हम की पॉइंट समझते हैं, वो कह क्या रहे थे और कह क्या गए। किताब में आपके लिखा हुआ है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर सिर्फ स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में पाई जाती है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आप कह रहे हो कॉमनली फाउंड इन सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और थोड़ा पढ़कर देखिए, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम को ही तो हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व। यानी ये लाइन जो है ये सच में एनसीईआरटी की विवादित लाइन है। आप ये बात नहीं कह सकते जब आप यहाँ पे कह रहे हो कि कॉमनली नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट इन द एएनएस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, तो फिर ऊपर कैसे कह सकते हो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व में माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाए जाते हैं। लेकिन मैं कई बार कहता हूं कि जो लाइनें एनसीईआरटी में लिखी हैं तो वो लाइनें आप झगड़े की जड़ नहीं बना सकते। जान लो कुछ कंफ्यूजन है जरूर, लेकिन अगर कोई लाइन एनसीईआरटी से जनरेट हो रही है तो उसमें मैं भी आपकी कोई विशेष मदद कर नहीं सकता। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नोड ऑफ रैनवियर किसे कहते हैं। अब उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ ये भी सवाल है। जब आप यहां पर पढ़ रहे हैं दैट इज यस, ये मान लीजिए हमारे पास न्यूरॉन है दिस, ये एक्सॉन ले लीजिए, तो हमारी जो माइलिन शीथ होती है दैट फॉर्म्स अ कवरिंग, एक्चुअली वो उसको रैप करती है। जैसे यूं समझिए एक रुमाल ले लूं मैं, और उस रुमाल को मैं जगह जगह पर सर रुमाल से रस्सी को लपेटता चलूं, तो एक रस्सी को लपेटने के लिए मुझे कई रुमाल का सहारा लेना होगा। यस, हम ऐसे बनाते जरूर हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। ये रहा हमारा एक्सॉन, और जो हम रुमाल का जिक्र कर रहे हैं
इट रैप लाइक दिस, ये सर ऐसे इसके चारों तरफ लपेटता है। यानी एक निरोग लाया, एक जगह उसने माइलिन शीट बनाई, दूसरा निरोग लाया आया, उसने दूसरी जगह माइलिन शीट बनाई, तो जाहिर है बीच में कोई हिस्सा ऐसा जरूर रह जाएगा जहां पर माइलिन शीट नहीं पाई जाएगी। द टर्म इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर, उसे हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। यस, यस, ये यानी ये वो पार्ट होता है जहां पर आप कह सकते हैं एक्सॉन इज एक्सपोज्ड, एक्सॉन इज एक्सपोज्ड। यस, क्योंकि अन्य जगह ये जो माइलिन था, यहां पर एक्सॉन जो है, एंड यस दैट इज एनवेलप्ड, एनवेलप्ड। यस, आपका सवाल शायद आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि नोड ऑफ रेनवियर आर द पॉइंट वेयर द एक्सॉन्स आर एक्सपोज। शायद आंसर सही हो चुका है, पहला ही सही है, लेकिन अन्य ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। द कॉन्टेक्ट पॉइंट फाउंड ओवर द नॉन माइटेड नर्व फाइबर, सर ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है। एरिया वेयर एक्सॉन स्वेल अप, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। नन ऑफ द अबव, तो इसलिए अब कोई कंफ्यूजन रहा ही नहीं। सर यस, दिस शुड बी द आंसर, यानी नोड ऑफ रेनवियर। हाँ, एक और बात आप जान लें, जहां पर ये नोड ऑफ रेनवियर पाया जाता है, यस, दैट प्रोवाइड्स परमिबिलिटी, परमिबिलिटी फॉर आयंस, आयनों के लिए ये परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जहां पर ये माइलिन शीथ पाई जाती है, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर कह दीजिए फॉर आयंस, आयनों का मूवमेंट यहां से नहीं हो सकता है इस जगह से। तो इसीलिए यहाँ पर जहां हम माइलिन फाइबर, माइलिनेटेड शीथ कहते हैं, वहां पर सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है। सॉल्टेटरी कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन उस जगह पे हो रहा है जहां पर स्पीड हमारी फास्ट हो जाती है, इसलिए जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है उस जगह पे जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है वो थोड़ी तेज गति से होता है। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नर्व इंपल्स इज, जो नर्व इंपल्स है वो, पहला ऑप्शन है कैरीड बाय एफरेंट एंड इफरेंट। तो पहले तो आप एफरेंट एंड इफरेंट का कॉन्सेप्ट जान लें। जैसे जो हमारे पास ये एफरेंट और इफरेंट है, दो जगह इस्तेमाल होते हैं। अगर आप सीएनएस के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, यस, जैसे मैं मान लीजिए ये मैंने सीएनएस कह दिया, तो इस जगह पर कहें तो जो आपके सीएनएस की तरफ मैसेज लेकर आते हैं, जो उसे हम एफरेंट कहते हैं, एफरेंट। और जो सीएनएस से अवे मैसेज लेकर जाते हैं तो उसे हम ई फ्रेंड कहते हैं। एक तो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। दूसरा वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइटोन को लेकर। जैसे साइटोन में जब हम प्रोसेस बनाते हैं लाइक दिस, यस, यहाँ भी यही वाला कॉन्सेप्ट है। तो जो मैसेज को लेकर साइटोन की तरफ आते हैं, दिस वन, वो कहलाते हैं एफरेंट। इसीलिए आप कहते हैं डेंड्रॉन हमेशा एफरेंट होते हैं, और जो यहाँ से अवे लेकर जाते हैं वो इफ्रेंट कहलाते हैं। दो ही जगह हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है नर्व इम्पल्स इज कैरीड बाई एफरेंट एंड इफ्रेंट। तो कुछ हद तक तो ठीक लग रहा है कैरीड बाई, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। इज नॉट कैरीड बाई एनी एफरेंट एंड इफ्रेंट, ये तो गलत है भाई। इट इज कैरीड अवे बाई इफ्रेंट एंड ब्रॉट बाई, अवे एफरेंट से तो बिल्कुल नहीं है, टुवर्ड्स की बात करते थे एफरेंट, यस। तो नेक्स्ट है इज ब्रॉट बाई एफरेंट, यस, बिल्कुल सही लग रहा है ये, ब्रॉट बाई एफरेंट, एफरेंट के द्वारा लाया जाता है। कैरीड बाई द ईफ्रेंट, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा। अब फिर पहले वाले को पढ़ लीजिए। लिखा है कैरीड बाई एफरेंट एंड इफ्रेंट, सही तो है लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब भी कभी आपके पास कोई ऐसा सवाल फंसे तो जो ज्यादा बेहतर हो उसे चूज करें। यस, दैट इज वेल डिफाइंड, क्योंकि ये कह रहे हैं कैरीड बाई, सही तो है, नर्व इंपल्स दोनों कैरी करती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन में डायरेक्शन मेंशन नहीं है। तो हमें बेहतर ऑप्शन मिल गया, इसलिए हमने इसको कर दिया, अदरवाइज शायद मैं पहला ही आंसर करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, अभी अभी मैंने आपको पहले सवाल में ही बताया था, यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन, यस, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, इस जगह पर। अब आप और चीजें जान लो। ब्रेन में तो सर हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मल्टीपोलर,
रेटिना में हमारे पास बाइपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं, इवन कॉक्लिया में भी हम बाइपोलर न्यूरॉन ही कहते हैं। तो यूनिपोलर न्यूरॉन का क्वेश्चन पहले ही मैंने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एफरेंट नर्व फाइबर कैरी इंपल्सेस फ्रॉम। अभी अभी मैंने एफरेंट और ईफरेंट का कॉन्सेप्ट बताया, तो उसमें आप देख पा रहे हैं जो एफरेंट नर्व फाइबर होती हैं दे कैरी इंपल्सेस टुवर्ड्स द सीएनएस, या ईफरेंट जो होती हैं अवे फ्रॉम द सीएनएस, या आप इस रिफ्रेट में बात करें साइटोन के रेफरेंस में। तो अब जरा सवाल पढ़ते हैं। कहा जा रहा है एफरेंट नर्व फाइबर कैरी इंपल्सेस फ्रॉम, तो एफरेंट हमेशा सर रिसेप्टर्स जहां से भी हम रिसीव करते हैं वहां से मैसेज को लेकर चलते हैं, और ये हमेशा जाते हैं सीएनएस की तरफ, और सीएनएस से हम मैसेज लेकर इफेक्टर की तरफ जाते हैं। अभी मैंने यही समझाना चाहा था। तो यस, जो मैसेज सीएनएस की तरफ लाते हैं वो एफरेंट कहलाते हैं, जो मैसेज इफेक्टर की तरफ लेकर जाते हैं तो वो ईफरेंट कहलाते हैं। ईफरेंट, यस, एफरेंट और ईफरेंट। तो एफरेंट नर्व फाइबर कैरी इंपल्सेस फ्रॉम, तो इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यस, आंसर टू द डी सही होना चाहिए। ये पॉइंट आपका मैच कर रहा है जैसा मैंने आपको एफरेंट ईफरेंट से बताया। हाँ, अगर कोई और पॉइंट होता तो वो भी हम जरूर कहते कि रिसेप्टर टू सीएनएस के बजाय आप कह सकते हैं एफरेंट उन्हें भी कहते हैं जो टूवर्ड्स साइटोन लेकर जाते हैं पल्सेस को, लेकिन उसका जिक्र किया नहीं जा रहा है ऑप्शन में, इसलिए आंसर शुड बी द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, when an impulse passes the membrane is depolarized and charge of the cell is। जाहिर बात है जब आप स्टिमुलस देते हो तो देने से पहले बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है, यस, बाहर की तरफ पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन की वजह से, और अंदर की तरफ नेगेटिव आयन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन। ये अवस्था जो है, इसी अवस्था को हम लोग नाम देते हैं पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट, ये तो नॉर्मल कंडीशन है ना। इस समय आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है एंड दैट इज अ -70 मिली वोल्ट। तो कहा जा रहा है व्हेन द इंपल्स पासेस द मेम्ब्रेन इज डीपोलराइज। तो जब आप स्टिमुलस देते हो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, उस समय से ये चेंज हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड आयन, और अंदर पॉजिटिव हो जाता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ सोडियम आयन। क्योंकि स्टिमुलस देते ही सोडियम आयन की परमिटिविटी बढ़ जाती है और सोडियम आयन तेजी से अंदर की तरफ जाता है। तो जाहिर बात है आंसर आपको मिल जाना चाहिए अब तक। आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड नेगेटिव गलत है, इनसाइड पॉजिटिव एंड आउटसाइड नेगेटिव, यस, इट शुड बी द राइट आंसर, यही सही है। यानी आपसे पूछा जा रहा था डीपोलराइजेशन स्टेट कैसी होती है, तो डीपोलराइजेशन स्टेट में सोडियम आयन की परमिटिविटी बढ़ी हुई थी, सोडियम आयन बड़ी तेजी के साथ अंदर आए, अंदर आने का अंदर की तरफ उन्होंने पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया और बाहर की तरफ अब नेगेटिव चार्ज रहता है, यस। तो 7th का आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस। जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा जब तक नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है अंदर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज बिकॉज ऑफ परमिटिविटी फॉर द पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्टिमुलस देते हो सर सोडियम आयन की परमिटिविटी बढ़ जाती है और सोडियम आयन तेजी से अंदर आते हैं, जिससे अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बाहर की तरफ क्लोराइड आयन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो पॉइंट आया कि ड्यूरिंग नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, तो यही वाली स्थिति तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन है। ये इंपल्स इंपल्स ट्रांसमिशन यानी डीपोलराइजेशन की बात हम करें, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, यस। तो which of the following takes place? Flux of sodium inward and potassium outward। ये होना चाहिए भाई, फ्लक्स यानी मूवमेंट, तो हमारे पास तो सिर्फ यही पॉइंट है कि फ्लक्स ऑफ यस सोडियम इनवर्ड, दिस वन। तो मुझे यही आंसर मिल रहा है, इसलिए मैं आंसर ए कर रहा हूं। हाँ, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि पोटेशियम आयन बाहर निकलता है, ये नहीं कह रहा हूं,
लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि हमारे पास फ्लक्स ऑफ सोडियम इनवर्ड ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने पहला ऑप्शन ही चूज करना है। देखिए क्वेश्चन के साथ क्या होता है ना कि एमसीक्यूज में, ये मैं जब भी एमसीक्यू कराता हूं तो बताता हूं इस बात को कि जरूरी नहीं आप सही चूज करें, जरूरी ये है कि उन चार ऑप्शंस में जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं उन चारों में जो सबसे आपको बेहतर लग रहा है, मोस्ट करेक्ट लग रहा है, उसे चूज करें। हो सकता है वो गलत हो सकता है एक और सही हो, तो जो सबसे बेहतरीन है यस उसे चूज करें, सही गलत का फैसला हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच सेट ऑफ आयन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जरा इस पॉइंट को समझिएगा। दो शब्द आते हैं हमारे पास, एक शब्द है हमारे यहाँ कंडक्शन जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया, और दूसरा शब्द है हमारे पास ट्रांसमिशन। हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं तो कभी इन दोनों शब्दों में डिफरेंस नहीं जान पाते। यस, जब हम कंडक्शन कहते हैं तो कंडक्शन का मतलब होता है कि हम एक एक्सॉन के अलोंग चल रहे हैं, यानी एक हम नर्व न्यूरॉन में पढ़ रहे हैं, तो ये है कंडक्शन। यस, नर्व इम्पल्स कंडक्शन का मतलब यस वाया सिंगल न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन। लेकिन ट्रांसमिशन अब हम कब कहेंगे? ट्रांसमिशन कहलाता है जब एक्सॉन का अंतिम सिरा जो है ये थोड़ा स्वेल कर जाता है। यस, फिर जब वो दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ता है तो डेंड्रॉन पार्ट भी स्वेल कर जाता है। यस, ये एक न्यूरॉन है N1, ये दूसरा न्यूरॉन है N2। तो जब कोई हमारी नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर होती है तो वो कहलाता है ट्रांसमिशन। यस, इससे ट्रांसमिशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स है, बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यस, तो अब बात क्या देखें, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं उस जगह पर जो आयनों की जरूरत है वो सबसे महत्वपूर्ण आयन है कैल्शियम। लेकिन जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो हमारे लिए महत्वपूर्ण आयन है सोडियम और पोटेशियम। इसलिए आंसर आपका होना चाहिए सी, नाइन्थ का ऑप्शन है सी, सोडियम एंड पोटेशियम। कंफ्यूज मत होइएगा, इस जगह पर अगर होता तो हम कैल्शियम का चूज करते, अदरवाइज हम कैल्शियम को चूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडक्शन दिया हुआ था इसलिए हम सिर्फ कंडक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रांसमिशन दिया होता तो आपका आंसर कैल्शियम आयन हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया। 10, the potential difference between the outside and inside of the nerve before in the resting stage is known as। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखें, जैसे ये हम देखते हैं तो कहा जा रहा है बताना कब है, बिफोर इन रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज में। तो रेस्टिंग स्टेज में तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है यस, और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है यस, ऐसे। उसके बाद सर साथ में एक और चीज आपको ध्यान होगी, हम सोडियम पोटेशियम पंप का भी जिक्र करते हैं, जिसमें हम 3 सोडियम आयन बाहर निकाल देते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर रख लेते हैं। इसी अवस्था को हम पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट। और यस, दिस इज नोन एज एन रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग इन द सेंस नो नर्व इम्पल्स कंडक्शन। रेस्टिंग का मतलब यही हुआ दैट इज ए नो नर्व इम्पल्स कंडक्शन, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। यस, यस, आपको याद होगा -70 मिली वोल्ट हम रटते रहते हैं, लेकिन थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, हमेशा जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 नहीं होता सर, इसकी रेंज है 60 मिली वोल्ट से लेकर के -60 से लेकर के -90 मिली वोल्ट के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं सिर्फ यस RMP इज -70 बट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। आंसर आपको मिल गया होगा यस, 10th का 1 पूछा गया था। रेस्टिंग स्टेज में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आंसर रेस्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस सही मायने में। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है एक्शन पोटेंशियल तब कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट से नर्व इम्पल्स। जब हमारी नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होता है तो यही पोटेंशियल डिफरेंस कैरी ऑन होता है।
स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल एक प्रकार से एक्शन पोटेंशियल का ही नाम है, लेकिन इसकी सही भाषा आप जानें कि जब हम डीपोलराइजेशन स्टेट से रीपोलराइजेशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, डीपोलराइजेशन स्टेट से रीपोलराइजेशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है स्पाइक पोटेंशियल। यानी स्पाइक पोटेंशियल वह पोटेंशियल होता है जहां डीपोलराइजेशन स्टॉप हो जाता है, वह मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस जहां डीपोलराइजेशन स्टॉप हो जाए उसी को कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल। और रिएक्शन पोटेंशियल गलत नाम है, तो आंसर 10th का ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द विजुअल सेल्स नर्व इंपल्स इज जनरेटेड बाय। बहुत आसान सी बात है, कभी भी आप नर्व इंपल्स की बात करेंगे और जनरेशन की बात करेंगे तो यानी आपने स्टिमुलस दिया। अब विजुअल है तो जाहिर है लाइट ने दिया होगा स्टिमुलस, तो दैट एक्ट एज ए स्टिमुलस, और स्टिमुलस देते ही सोडियम आयन की परमिबिलिटी बढ़ जाती है, और सोडियम आयन की जब परमिबिलिटी बढ़ जाती है तो सोडियम आयन बड़ी तेजी से अंदर की तरफ जाते हैं, इनवर्ड मूवमेंट होता है, इनवर्ड, यस। और जब ये अंदर की तरफ आते हैं एंड यस इट मेक द मेम्ब्रेन डीपोलराइज एंड इट कॉजेज द डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि डीपोलराइजेशन के पहले हमारे मेम्ब्रेन में आरएमपी स्टैब्लिश होता है, दैट इज अ -70 मिलीवोल्ट। फिर जब हम डीपोलराइजेशन करते हैं और डीपोलराइजेशन करके हम स्पाइक पोटेंशियल अचीव करते हैं, स्पाइक पोटेंशियल तकरीबन होता है 30 मिलीवोल्ट से लेकर के 50 मिलीवोल्ट के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये जो कन्वर्जन हुआ, जो पोलराइज स्टेट थी उसे हमने समाप्त किया, स्टेप वाइज समाप्त किया। जैसे जैसे सोडियम अंदर आता जा रहा है वो सर पोलराइजेशन समाप्त हो रहा है, इसलिए इसी फिनोमेना को कहते हैं डीपोलराइजेशन। यस, क्वेश्चन नंबर 11 का ए आंसर होगा दिस। अब डीपोलराइजेशन से जब हम पुनः अपनी इनिशियल स्टेट में पहुंचते हैं, पोलराइज स्टेट में पहुंचते हैं, तो वो कहलाता है रीपोलराइजेशन। लेकिन जब रीपोलराइजेशन हो रहा है तो हमारी मेम्ब्रेन थोड़ी हाइपर पोलराइज हो जाती है, तो वो स्थिति कहलाती है हाइपर पोलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइट मैटर इज कंपोज्ड। तो जो व्हाइट शब्द आया है वो आया कहां से है? वो आया है माइलिन शीथ से, माइलिन शीथ। जहां माइलिन शीथ होगी एंड दैट गिव्स द व्हाइट। अब जाहिर बात है माइलिन शीथ होती कहां पर है? तो माइलिन शीथ होती है हमेशा एक्सॉन पर, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होंगे उनके एक्सॉन पर होंगे। तो आप कह सकते हैं व्हाइट मैटर जो है एंड इज ऑलवेज फॉर्म बाय द माइलिनेटेड नर्व फाइबर, क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर व्हाइट अपीयरेंस क्रिएट करते हैं, व्हाइट मैटर। लेकिन अगर यही बात आपके ग्रे मैटर के लिए होती कि ग्रे मैटर कौन बनाता है, तो ग्रे मैटर वो पार्ट बनाता है जहां माइलिन शीथ नहीं होती, मींस दैट इज फॉर्म बाय द डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन कह लें, साइटोन कह लें, या एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कह लें, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। हमारा सवाल कवर हो गया है। जैसे पूछा गया था व्हाइट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, तो यस दैट इज कंपोज्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, दिस वन। अब इसमें आप कहते हैं सर नर्व सेल विद ब्लड वेसल, इसका कोई रोल नहीं है। इपेंडाइमल सेल जो होती हैं दे आर द सिलिएटेड सेल्स, ये सिलिएटेड सेल्स होती हैं। आपके एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन अगर आप अपने सीएनएस को देखें तो सीएनएस अंदर से हॉलो होता है, और जो अंदर से हॉलो होता है तो उसकी लाइनिंग बनाता है ये, यस, ये जो हॉलो है इट्स लाइनिंग इज फॉर्म बाय द इपेंडाइमल सेल्स that help in the movement of CSF. तो अगर आप ध्यान रखना चाहें ependymal cells, yes, it's a type of nervous tissue that is present in the hollow cavity of the CNS. Answer is B. Next question number 13. थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन कठिन नहीं होगा। Which one of the following statement is true regard the nerve activity? यानी आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कौन सा है। पहला पॉइंट है द सिनेप्टिक क्लेफ्ट डज नॉट प्रिवेंट डायरेक्ट प्रोपोगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल फॉर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन ड्यूरिंग द केमिकल सिनेप्स। तो जब हम केमिकल सिनेप्स की बात करते हैं
तो ऐसे हम लोगों ने पढ़ रखा ये, यानी पॉइंट हमारा ये जो पहला है ये सिनैप्स को लेकर है। तो प्री सिनेप्टिक नॉब में कुछ सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। तो जब आपकी मेम्ब्रेन यहाँ पहुंचती है, इसको डीपोलराइज करती है, कैल्शियम आयन अंदर आते हैं, ये वेसिकल आगे निकल करके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, यहाँ अपने रिसेप्टर से जाके ये जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद उसकी जो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी है वो चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर। सवाल फिर से देखिए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट डज नॉट प्रिवेंट, यस इट प्रिवेंट, डज नॉट की तो बात ही नहीं है, देयर इज ए गैप, एक गैप है तो ये तो आगे जाने से रोकता है। लिखा है डज नॉट प्रिवेंट डायरेक्ट प्रोपोगेशन, सर ये गलत है। अगर इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता तो हम जरूर कहते इट नॉट प्रिवेंट प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फिर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट ट्रांसमिटेड बाय द मींस ऑफ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर, यस दैट इज प्रेजेंट हियर। ये जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं वो इन्हीं के अंदर वेसिकल्स के अंदर भरे रहते हैं, स्मॉल वेसिकल इन द केमिकल सिनेप्स, बिल्कुल सही है। जो हमारे पास प्री सिनेप्टिक नॉब है, प्री सिनेप्टिक नॉब, इसी प्री सिनेप्टिक नॉब यानी एक्सॉन टर्मिनल, यहीं पर ये वेसिकल्स पाए जाते हैं और इन्हीं वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। तो इस लिहाज से ये सही तो लग रहा है, लेकिन हम आगे भी पढ़ लेते हैं। Combination of neurotransmitter with the receptor site changes membrane potential without changing membrane permeability, ये असंभव है, क्योंकि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं भाई। एक एक्साइटेटरी होता है, एक्साइटेटरी जैसे आप एड्रेनालिन ले लो, एक इनहिबिटरी होता है जैसे आप डोपामीन ले लो। तो जो ये नेचर बताए गए हैं दैट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू चेंज द परमिबिलिटी ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसफर होते हैं दैट इंक्रीजेस द परमिबिलिटी ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसकी फॉर increases permeability for the postsynaptic membrane for the sodium ion, on this it increases permeability for the potassium ion। तो जब ये पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी होती है तो मेम्ब्रेन जाहिर है हाइपर पोलराइज हो जाती है। हाइपर पोलराइज हो जाने का मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ जाती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ जाती है तो इसीलिए स्टिमुलस आगे कैरी ऑन नहीं हो पाता। तो उस लिहाज से तो गलत है। लिखा है विदाउट चेंजिंग परमिबिलिटी, यस इट्स रॉन्ग। फिर कही यही चौथे पॉइंट को दैट इन टिटनस एक्साइटेटरी इंपल्सेस टू द मसल्स इनहिबिट, गलत, कॉन्ट्रैक्ट, वो तो स्टिमुलेट करते हैं तभी तो लॉक जॉ हो पाएगा। अगर वो इनहिबिट कर देंगे तो लॉक जॉ का मतलब क्या हुआ, दैट इज स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, स्पैस्मोडिक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, और सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन है यानी कॉन्ट्रैक्शन आपका बना हुआ है, तो सर इनहिबिशन कैसे हो सकता है। तो जाहिर बात है योर आंसर शुड बी द सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए था दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जंक्शन द टू नर्व फाइबर इज कॉल्ड, बहुत आसान सवाल है, अभी हमने आपसे कहा जो पीछे वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, यस सिनेप्स कहलाता है, यही सिनेप्स। तो अब ये बात अलग है, दो न्यूरॉन का जो हमारा जंक्शन है उसे हम सिनेप्स कहते जरूर हैं, लेकिन जो हमारा सिनेप्स है दिस सिनेप्स जो है ये दो प्रकार का होता है, एक कहलाता है केमिकल और एक कहलाता है इलेक्ट्रिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। लेकिन हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन वो बहुत फास्ट होता है, यस रैपिड। ट्रांसमिशन इज जस्ट लाइक, यानी इट इज जस्ट लाइक कंडक्शन, जैसे कंडक्शन की हम बात करते हैं सेम उसी प्रकार से ट्रांसमिशन होता है। इसमें थोड़ा समय लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स इसको गुजरना होता है। हमारे शरीर में देखा जाए तो सर जो केमिकल सिनेप्स है वही कॉमनली पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस तो आपकी किताब में लिखा है रेयर, लेकिन आप जानना चाहें तो आपके रेटिना में एमाक्राइन सेल पाई जाती हैं, एंड यस एमाक्राइन सेल आर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। Next question number 15, and yes this is the last question from this video, which has an highest speed of nerve impulse। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था माइग्रेटेड नर्व फाइबर, क्योंकि यहाँ पर सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन, कूद कूद के कंडक्शन होता है,
क्योंकि आप पीछे किसी क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, मुझे ध्यान है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। मैं चेक कर देता हूँ। यस 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 यस, वी गॉट इट। क्योंकि यहाँ पर सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, क्योंकि जो नोड ऑफ रेनवियर है सिर्फ यहीं पर आयनों की परमिबिलिटी है। जो आपके पास माइलिन शीट जहां पर आ गया वहां आयनों की परमिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए आपका जो इंपल्स कंडक्शन है वो इस तरह से होता है। यस, इसीलिए यहाँ पर फास्ट होता है। तो जो आपसे सवाल उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो नर्व इंपल्स कंडक्शन है एंड यस हाईएस्ट स्पीड कहाँ होगी, तो वो माइनेटेड नर्व फाइबर। तो आंसर तो हो गया, लेकिन अगर हमारे यहाँ एक और पॉइंट आता, थिक, अगर हमसे कहा जाता थिक और थिन, दो प्रकार की नर्व फाइबर ली जाती और कहा जाता भैया इसमें किस में ज्यादा होती, तो हम आंसर कहते हैं जो थिक नर्व फाइबर हैं, मोटे मोटे नर्व फाइबर हैं, इसमें हमेशा सर पतले नर्व फाइबर के तुलना में स्पीड ज्यादा होती है। यस, तो हमारी तरफ से ये 15 सवाल रहे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं सर, यस, वीडियो देखते वक्त बेहद ऑनेस्ट बने रहें। ऑनेस्ट ऑनेस्ट अगर नहीं रहेंगे तो हम जो कहना चाहते हैं वो आप तक नहीं पहुंचेगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो सर उसे और बढ़ा दिए। जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लमेटिक सवाल हैं, जो आपको लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन के आंसर के बजाय रिलेटेड टॉपिक को प्रिपेयर करें। जिस टॉपिक का वो सवाल आपसे नहीं हो रहा है, जाहिर बात है वो टॉपिक आपको तैयार नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगली बार जब उस टॉपिक का दूसरा सवाल आएगा तो जाहिर है आप सही कर लेंगे। और अंतिम बात, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहते हैं, टेस्ट, तो टेस्ट फ्री ऑनलाइन अवेलेबल है। यस, बहुत छोटा सा काम आपको करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज अवेलेबल इन द नेम ऑफ डॉक्टर कमलेश नारायण एंड ऑन द प्ले स्टोर। वहां पर आप जाएंगे तो वहां जूलॉजी सब्सिडरी कोर्स है, एक जूलॉजी सब्सिडरी कोर्स, उसी कोर्स में आप ऐड कर दिए जाएंगे। उसके अपर केस में जाएंगे तो एक टेस्ट सेक्शन है, उस टेस्ट में हर ट्यूसडे और हर सैटरडे आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है। अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, टॉपिक आपको नोटिफाई कर दिया जाता है। तो ये हमारी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए है। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं अपने पढ़ने के प्रति तो आप टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन उस ऐप पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप चाहें तो आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। और कोई आपका लेक्चर ऐसा है जो आप चाहते हैं हमें आना चाहिए, नहीं है तो वो आपको वहां पर है, यानी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। वो चैप्टर वाइज भी अवेलेबल हैं, पूरा कोर्स अवेलेबल है, क्लास नोट्स अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है जो आपकी तैयारी को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, कंप्लीट कर सकती है, तो ये वहां पर आप ले सकते हैं। खैर, चैट का ऑप्शन है, हम वहां पर क्वेश्चन के आंसर भी आपको आसानी से कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक प्रयास है जिससे हम और आप मिल करके जो मंजिल चाहते हैं उस मंजिल तक हम पहुंच सकें। यस, हमारी तरफ से शब्बक है। गुड नाइट।